हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्रीपोजिशन किन शब्दों को कहा जाता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। मैं पेड़ बैठा हूँ, ऐसा अगर मैंने सेंटेंस लिखा तो ये मतलब मीनिंगलेस सेंटेंस होगा। मैं पेड़ बैठा हूँ, ऐसा सेंटेंस मतलब उसका मीनिंग हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं क्या है? एक प्रोनाउन है। पेड़ क्या है? एक नाउन है। या फिर यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते कि रोहन पेड़ बैठा है। तो ऐसा लिखा जाने पर हम लोगों को मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। ये दो नाउन के बीच में मतलब क्या रिलेशन है ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो एग्जैक्ट सेंटेंस कैसा होगा? ये सेंटेंस रॉन्ग है दोनों भी। तो यहाँ पर क्या है? पेड़ पर बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, ऐसा कुछ होता सेंटेंस तो हम लोगों के समझ में आता। तो प्रीपोजिशन यही है। फिर प्रीपोजिशन मतलब ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बीच का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो बताता है, उसे कहा जाता है प्रीपोजिशन। मतलब कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, दो नाउन, दो प्रोनाउन या फिर एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में जो भी कुछ रिलेशन है वो बताने का काम जो शब्द करता है उसे कहा जाता है प्रीपोजिशन। तो इस मतलब रोहन साइकिल पर बैठा है, साइकिल पर बैठा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में रोहन क्या है? एक नाम है। साइकिल क्या है? एक नाम है। तो ये पर जो शब्द है, पर मतलब क्या? के ऊपर, के ऊपर। तो ये जो वर्ड है के ऊपर, वो रोहन और साइकिल के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, ये जाहिर करता है, मतलब हम लोगों को बताता है। इस वजह से ऐसे कोई भी जो वर्ड्स है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन या फिर दो नाउन, दो प्रोनाउन या फिर एक नाउन या प्रोनाउन या इनके बीच का जो संबंध दिखाने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को कहा जाता है प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन के हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे। बहुत से प्रीपोजिशन यूजफुल है। जो जो यूजफुल प्रीपोजिशंस है वो हम लोग इस टॉपिक में मतलब पार्ट 1 में कुछ लेंगे और पार्ट 2 में आधे लेंगे। ऐसा करके हम लोग इसको दो टॉपिक में बांटेंगे। दो वीडियोज इसके आएंगे प्रीपोजिशन पर। तो पहले हम लोग लिखते हैं ऑन, ओवर, अबोव, अपॉन और अप। ये 5 प्रीपोजिशन का मीनिंग एक ही है, के ऊपर। ये पांचों भी जो वर्ड्स है प्रीपोजिशन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी भी दो नामों, दो सर्वनामों या फिर एक नाम और एक सर्वनाम के बीच का रिलेशन हम लोगों को दिखाएंगे। इस वजह से ये कहलाए जाएंगे प्रीपोजिशन। तो इनका पांचों का मतलब सेम है, के ऊपर, लेकिन इसमें हम लोग इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। तो ध्यान दीजिएगा। पहला ऑन कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग? ऑन कुछ कंडीशन है इसमें। मतलब क्या कंडीशन है? ऑन हमेशा इस्तेमाल किया जाता है अगर दो चीज़ों में, मतलब दो ऑब्जेक्ट में, नाम, सर्वनाम या फिर दो ऑब्जेक्ट में जब रिलेशन है और टच होता है तब आमतौर पर ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दो नामों के बीच में, दो सर्वनामों के बीच में, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बीच में या फिर एक नाम और एक सर्वनाम के बीच में जो रिलेशन होता है तो ऊपर के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑन, के ऊपर। लेकिन जब दोनों में टच हो, मतलब फॉर एग्जांपल किताब टेबल के ऊपर है, ऐसा अगर मैं लिखूं किताब टेबल के ऊपर या फिर किताब टेबल पर है, के ऊपर और पर एक ही है। तो यहाँ पर किताब क्या है? एक नाउन है। टेबल क्या है? दूसरा नाउन है। तो दो नामों के बीच में के ऊपर ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? उनका रिलेशन, दो नामों के बीच में क्या रिलेशन है ये बता रहा है। तो इंग्लिश में मैं लिखता हूँ द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किताब टेबल पे किताब है, बराबर है। तो किताब और टेबल में कनेक्शन मतलब टच है क्या? हाँ, तो टच है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में टच रहेगा तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन पांचों में से, क्योंकि ऊपर के लिए, के ऊपर के लिए 5 हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब टच रहेगा तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑन। तो यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया?
द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक और टेबल के बीच का जो संबंध है वो ये ऑन जो वर्ड है वो हम लोगों को दिखा रहा है, और बुक और टेबल में टच है, इस वजह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया ऑन। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, मैं फर्श पर खड़ा हूँ, मतलब आई स्टैंड, अब फर्श मतलब फ्लोर या फिर टाइल, तो मैं एक प्रोनाउन है और फ्लोर क्या है, एक नाउन है, मतलब फर्श। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कौन सा वर्ड के ऊपर दिखा रहा है कि मैं फर्श पर खड़ा हूँ। तो मैं फर्श पर जब खड़ा हूँ तब मेरा टच हो रहा है क्या फर्श को? हाँ, डेफिनेटली हो रहा है। तो जहाँ पर स्पर्श हो रहा है, टच हो रहा है, तो हम लोग इस्तेमाल हमेशा करेंगे ऑन। के ऊपर हम लोगों को जब दिखाना है, मतलब मैं फर्श के ऊपर खड़ा हूँ, मतलब मेरे और फर्श के बीच में मतलब टच है, इस वजह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया ऑन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला प्रीपोजिशन हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे अब, ओवर कब इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में टच नहीं है तब के ऊपर हम लोगों को, अगर ऐसा सेंटेंस में के ऊपर का इस्तेमाल करना है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ओवर का। मतलब मेरे सिर के ऊपर छत है, अब मेरे सिर में और छत में मतलब टच है क्या? नहीं है, अंतर है। मतलब जब कभी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अंतर होगा तब हम लोग के ऊपर के लिए मतलब टच नहीं होगा, अंतर होगा मतलब टच नहीं होगा, तब हम लोग के ऊपर ऐसा इस्तेमाल करने के लिए ओवर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब मेरे सिर के ऊपर क्या है? छत है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, द रूफ इज ओवर माई हेड, या फिर मेरे सिर के ऊपर फैन है। तो फैन भी है तो टच है क्या दोनों चीज़ों में? नहीं, थोड़ा अंतर है। या फिर मैं मेरे ऊपर क्या है? पेड़ है, तो पेड़ भी हम मेरे ऊपर पेड़ है ऐसा बोला तो द ट्री इज अबोव माई हेड। क्यों? क्योंकि पेड़ हम लोगों के से चिपका है क्या? नहीं है, टच नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, अंतर है, इस वजह से हम लोग करेंगे इस्तेमाल ओवर का। तो दूसरा वाला, द ट्री इज ओवर माई हेड, मतलब मेरे सिर के ऊपर क्या है? ऐसा कोई भी सेंटेंस है जिसमें दो चीज़ों में अंतर है, मतलब टच नहीं है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ओवर का, के ऊपर दिखाने के लिए, मतलब के ऊपर हम लोगों को इस्तेमाल करना रहेगा, तब हम लोग करेंगे ओवर का इस्तेमाल। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों, अबो। अबो मतलब क्या? के थोड़ा सा ऊपर, के थोड़ा सा ऊपर, मतलब लुक एट द अबव पिक्चर, मतलब थोड़ा ऊपर दिया हुआ जो पिक्चर है वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये अबव का हम देखेंगे, लुक एट द अबव पिक्चर, या फिर चूज द टॉपिक गिवन अबव, मतलब ऊपर दिया गया, थोड़ा सा ऊपर दिया गए जो टॉपिक्स है उसमें से एक टॉपिक चुनिए। तो हम लोगों को समझ में आया, जब दो ऑब्जेक्ट में टच होता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन का। जब दो ऑब्जेक्ट में टच नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है, तब के ऊपर के लिए इस्तेमाल करते हैं ओवर का। थोड़ा सा ऊपर ऐसा हमें बोलना है तो इस्तेमाल करते हैं अबो। अब अपॉन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अपॉन का मीनिंग है हलचल, थोड़ी सी हलचल करके ऊपर ऐसा अगर दिखाना है, मतलब किसी काम में करते वक्त अगर हलचल हो रही है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपॉन। मतलब फॉर एग्जांपल, बिल्ली ने चूहे पर छलांग लगाई, तो इसमें क्या है? बिल्ली हलचल करेगी बहुत ज़्यादा, बराबर है, चूहा भी ऑब्वियसली करेगा हलचल, तो इस वजह से हलचल करके ऊपर ऐसा हम लोगों को जब भी इंडिकेट करना है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपॉन। पहला वाला, द कैट लिफ्ट या फिर जंप्ड अपॉन द रैट, मतलब बिल्ली ने चूहे पे छलांग लगाई, ऑब्वियसली उसको पकड़ना है और खाना है, वो बात अलग है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो मेडिसिन है वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करते हैं। तो वहाँ पर मेडिसिन हमारे पेट में जाती है तो मूवमेंट करती है, मतलब पहले खुलती है, पूरे शरीर के सब वेंस में जाती, ब्लड में जाती है और वो मूवमेंट करती है। मतलब हम लोग को बोलना है तो मूवमेंट चालू है कि मेडिसिन मतलब औषधि हमारे शरीर पर क्या करती है? प्रभाव डालती है या फिर इम्पैक्ट करती है। तो हम लोग लिख लेंगे फिर, तो उसमें भी मूवमेंट है, हलचल है। मेडिसिन एक्ट्स
अपॉन आवर बॉडी। तो उसमें भी थोड़ी बहुत हलचल होती है, मेडिसिन जाती है तो एक जगह पे नहीं रुकती, हमारे सब वेन्स में और ब्लड में पूरे शरीर में फैलती है, हलचल होती है। तब हम लोग ऊपर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपॉन। और अब हम लोग जनरल ऊपर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गो अप मतलब ऊपर जाओ, बराबर है। गो अप मीन्स क्या, ऊपर जाओ। स्टैंड अप मतलब खड़े रहो, मतलब जनरली अप मतलब के ऊपर हम लोग जनरल मीनिंग से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों का ऑन हो गया, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर टच है तब हम लोग मतलब दो नामों के या दो सर्वनामों के बीच में अगर टच है तो एक के ऊपर के लिए ऑन इस्तेमाल करेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अंतर है, टच नहीं है, तब के ऊपर के लिए ओवर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोगों को के थोड़ा सा ऊपर ऐसा बोलना है तो अबव इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों को अगर हलचल करके ऊपर ऐसा दिखाना है तब हम लोग अपॉन इस्तेमाल करेंगे। और जनरल लैंग्वेज में हम लोगों के ऊपर बोलना है तब हम लोग अप का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब कंफ्यूज करने के लिए ये सभी चार, इनमें से कोई भी चार ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो इसमें हम लोग यहाँ पर कुछ चार ऑप्शन रहेंगी ये, तो हम लोगों को यहाँ पे समझना है क्या जब कर रही है, जब चूहे पे झपट्टा मार रही है तब हलचल हो रही है, तो इनमें से हम लोगों को यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑन नहीं चलेगा। हालांकि ये ऑन, ओवर, अबो, अपॉन, अप सबका मीनिंग सेम है, लेकिन इसका इन सभी का जो यूज़ करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो हम लोगों को डीपली इसका स्टडी भी करना पड़ेगा अगर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करनी है तो। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग लेंगे नेक्स्ट वाले, अक्रॉस और बियॉन्ड। इनका मीनिंग के उस पार या फिर के पार, दोनों का मीनिंग सेम है, बराबर है। तो जनरली देखिए इनका इस्तेमाल भी कब करते हैं हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। अक्रॉस मतलब पार करके उस पार, और बियॉन्ड मतलब पहले से उस पार। अगर मैं बोलूंगा कि मेरा खेत नदी के उस पार है तो मैं रात में उसको उठा के लेके गया हो क्या? नहीं, वो पहले से उस पार ही है। उस वजह से हम लोग के पार के लिए इस्तेमाल करेंगे बियॉन्ड का। अगर कोई चीज पहले से उस पार है ऐसा हम लोगों को बोलते वक्त बोलना है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे बियॉन्ड का, के पार मतलब इंडिकेट करने के लिए, के पार दिखाने के लिए। लेकिन अगर हम लोगों को पार करके उस पार ऐसा दिखाना है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे अक्रॉस का। अक्रॉस का मतलब आई वेंट अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार गया, मैं चल के गया, बराबर है। तो आई वेंट अक्रॉस द रिवर, आई वेंट अक्रॉस द रिवर मतलब मैं नदी के उस पार गया। तो मैं चलते चलते गया मतलब पार करके उस पार जा रहा हूँ, तब मैं इस्तेमाल करूंगा अक्रॉस का, के पार के लिए। लेकिन जब कोई चीज पहले से उस पार है तब मैं इस्तेमाल करूंगा बियॉन्ड। तो बियॉन्ड का एग्जांपल लिखता हूँ, द फार्म मतलब मेरा खेत नदी के उस पार है। फार्म इज बियॉन्ड रिवर मतलब खेत नदी के उस पार है तो पहले से है, बराबर है। द शॉप इज बियॉन्ड द रोड, दुकान जो है वो रास्ते के उस पार है तो पहले से उस पार है, तो हम लोगों ने इस्तेमाल किया बियॉन्ड का। अगर पार करके मैं दुकान में जा रहा हूँ, मैं दुकान के पार जा रहा हूँ, ऐसा अगर मुझे बोलना होता तो मैं मतलब पार करके पार जाता, चल के पार जाता, तब मैं बोलता आई एम गोइंग अक्रॉस द शॉप मतलब मैं दुकान को पार करके जा रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अक्रॉस और बियॉन्ड में क्या फर्क है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला हमारा है इन और इनटू, के अंदर। इसका मीनिंग क्या है? के अंदर। इसमें भी कुछ नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगर कोई चीज पहले से अंदर है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन, के अंदर के लिए। मतलब कैसे, मैं घर के अंदर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पहले से मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ तो पहले से अंदर हूँ, ऐसा मतलब सेंटेंस में पहले से अंदर हूँ ऐसा दिख रहा है। मैं घर के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ वीडियो इन माई रूम,
तो हम लोग वहां पर इस्तेमाल करेंगे कि अंदर के लिए इन का, जैसे कि मैंने किया आई एम मेकिंग अ वीडियो इन माई रूम। लेकिन बाहर से अंदर ऐसा दिखाना है, अगर मेरा कोई दोस्त आता है वीडियो बनाते हुए, तभी मेरा दोस्त आता है और वो घर से के अंदर आता है, तो मैं क्या बोलूँगा, माई फ्रेंड इज कमिंग इन टू द रूम, क्योंकि वो बाहर से अंदर आ रहा है, इस वजह से मैं इस्तेमाल करूंगा बाहर से। इनटू मतलब क्या, बाहर से अंदर, और इन मतलब क्या, पहले से अंदर। तो माई फ्रेंड इज कमिंग इन टू द रूम, वैसे ही समझो कोई वेल है, एक कुआं है, कुआं है तो कुएं में पहले से कुछ मतलब सांप पहले से कुएं में है, तो मैं क्या बोलूंगा, द स्नेक इज इन द वेल, मतलब जो कुआं है उसमें सांप है। लेकिन अगर बच्चा कोई गिर रहा है नदी में, तो मैं इनका इस्तेमाल करूंगा क्या, नहीं, तो पहले से अंदर है क्या बच्चा, नहीं, वो गिर रहा है मतलब वो बाहर से अंदर गिर रहा है। जब बाहर से अंदर हम लोगों को दिखाना, तो मैं क्या बोलूंगा, द बेबी या फिर द चाइल्ड इज falling down into the well, the baby is falling down into the well, मतलब बच्चा कुएं में गिर रहा है, तो बाहर से अंदर गिर रहा है, इस वजह से मैंने इस्तेमाल किया into the well। सांप पहले से ही मतलब कुएं में है, तो मैंने इस्तेमाल किया इन, द स्नेक इज इन द वेल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। नीचे के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले बिलो, डाउन, अंडर, अंडरनीथ या फिर बीनीथ। अंडरनीथ बोलिए या बीनीथ बोलिए, एक ही है। तो बिलो, डाउन, अंडर और अंडरनीथ के लिए मतलब इन चारों का मीनिंग क्या है, तो इन चारों का मीनिंग है के नीचे, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। तो कैसा, बिलो मतलब के थोड़ा, अबो से अपोजिट है, अबो बिलो, के थोड़ा सा नीचे, तो मैं इस्तेमाल करूंगा के थोड़ा सा नीचे के लिए, मतलब बिलो, के थोड़ा सा नीचे, के थोड़ा सा नीचे। मैं बोलूंगा लुक एट द बिलो या फिर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, मतलब नीचे दिया गया जो क्वेश्चन है उसको आंसर कीजिए, उसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे होगा, बराबर है कि नहीं, तो थोड़ा सा नीचे कुछ भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब दीजिए, ऐसा लिखना है कि थोड़ा सा नीचे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया बिलो का। वैसे हम लोग देखेंगे डाउन, जैसे आपका था अप से अपोजिट क्या है, डाउन, मतलब के नीचे। मैं बोलूँगा अगर कोई ऊपर है तो बोलूँगा कम डाउन, उसको मैं बोलूँगा कम डाउन, मतलब नीचे आओ, या फिर सिट डाउन मतलब नीचे बैठो। तो आमतौर पर के नीचे के लिए इस्तेमाल किया जाता है डाउनवर्ड। अब अंडर का देखिए, अंडर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, बराबर है, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तो इसमें मेरे और पेड़ के बीच में अंतर रहेगा, बराबर है कि नहीं। जब दो चीजों में अंतर रहेगा, टच नहीं रहेगा, तब हम लोग बोलेंगे, मतलब तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे अंडर। तो मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। अब हम लोगों को के नीचे के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन हम लोगों को समझ में ये चीज़ आनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि जब मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ तो पेड़ मेरे सिर से टकराया है क्या, उसका टच है क्या, नहीं है, उसमें मतलब मेरे मुझ में और पेड़ के बीच में थोड़ा सा अंतर है, तब मैं इस्तेमाल करूँगा आई सैट अंडर द ट्री, या फिर मैं पंखे के नीचे खड़ा हूँ। तो क्या है, आई एम स्टैंडिंग अंडर द फैन, या फिर मैं छत के नीचे खड़ा हूँ, तो छत का मेरे सिर से या मुझसे टच नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, तब मैं इस्तेमाल क्या करूँगा फिर, आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ, मतलब मैं छत के नीचे खड़ा हूँ। तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि थोड़ा अंतर है, टच नहीं है, तब क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग अंडर। और अंडरनीथ और बीनीथ का इस्तेमाल कब करेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट में टच होता है,
मतलब मेरे पैर के नीचे 5 रुपए का सिक्का है, तो 5 रुपए के सिक्का और मेरे पैर के बीच में टच है, बिल्कुल टच होगा, बराबर है। अगर टच है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अंडरनीथ या बीनीथ दोनों सेम है, अंडरनीथ लिखिए या बीनीथ लिखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए इस्तेमाल कहाँ करना है। दो चीज़ों में अगर टच होता है तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे अंडरनीथ और बीनीथ। तो मैं लिखता हूँ मेरे पैर के नीचे 5 रुपए का सिक्का है, तो 5 रुपी कॉइन इज बीनीथ या फिर अंडरनीथ, बीनीथ माई लेग। 5 रुपी कॉइन इज बीनीथ माई लेग, क्योंकि 5 रुपये के कॉइन में और मेरे पैर में जो क्या है टच हो रहा है, तो टच जब होगा तो हम लोग बीनीथ या अंडरनीथ का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, मेरा पैर के नीचे क्या है, जमीन है या फर्श है, तो द फ्लोर इज अंडरनीथ माई लेग्स। तो मेरे पैर के नीचे क्या है, फर्श है, तो फर्श है तो फर्श का और मेरा टच ऑब्वियसली होगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि ऊपर फर्श की भी मैं मतलब उड़ सकता हूँ, ऑब्वियसली हम लोग इंसान है तो टच होगा, और जब भी टच होता है तब हम लोग के नीचे के लिए इस्तेमाल करेंगे अंडरनीथ या बीनीथ, इसलिए मैंने इस्तेमाल यहाँ पर किया है अंडरनीथ, मतलब फर्श मेरे पैरों के नीचे है, टच हो रहा है तो मैंने इस्तेमाल किया अंडरनीथ। यहाँ पर भी कॉइन के और मेरे पैर के बीच में टच हो रहा था तब मैंने इस्तेमाल किया बीनीथ। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि के नीचे के लिए बिलो, डाउन, अंडर, अंडरनीथ और बीनीथ, ये 4 प्रीपोजिशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कब और कैसे किए जाते हैं तो इसके पीछे जो मतलब मैंने आपको बताया वो आपका ये फर्ज है कि आप इसको डीपली स्टडी कीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। हम लोगों को अगर डीपली इसका नॉलेज नहीं होगा तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इस वजह से दोस्तों पढ़ाई कीजिएगा, और हो सके मतलब आपको अगर मेरे पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और नेक्स्ट वाले बहुत से कुछ प्रिपोजिशन अभी बाकी है, तो ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 मतलब आज या कल मैं फिर एक वीडियो बना के आपके लिए लेकर आऊँगा पार्ट 2 का, और उसमें हम लोग प्रिपोजिशन ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको इससे नोटिफिकेशन मिलती है, और सब्सक्राइब तो आपको अभी करना ही है, बराबर है। तो दोस्तों प्लीज़ टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।